दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, जिस तरह से इस देश में गोदी मीडिया और एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर एक खास नेता की छवि को बिगाड़ने में पिछले एक दशक से लगा हुआ था, अचानक उसके सुर बदले नजर आ रहे हैं। आप सब ने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने पर एक पूरा का पूरा संसाधन से लेकर एक इकोसिस्टम तक डेवलप करके उसे उसके पीछे लगाया गया। लेकिन आज हालात इस कदर बदले हुए हैं कि चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो या गोदी मीडिया हो, सब के सब संसाधन राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा को कवर कर रहे थे, जीटी रोड के इलाके में कवर कर रहे थे और उस इलाके में कवर कर रहे थे जिस इलाके ने 2014 में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार हरियाणा की सत्ता की दहलीज तक पहुंचाया था। आज हरियाणा का मिजाज बदला हुआ है। आज हरियाणा किसानों से लेकर महिला पहलवानों तक, बेरोजगारी से लेकर अग्निवीर तक, ओल्ड पेंशन से लेकर एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूले तक हर जगह हरियाणा मौजूदा सत्ता के साथ एक अलग तरह के विमर्श के दौर में जाता हुआ दिख रहा है। सत्ता परिवर्तन जो लोकतंत्र की एक बुनियादी जरूरत होती है, 5 साल पर आमतौर पर सत्ता परिवर्तन होता है। कई बार जनता दूसरा मौका भी दे देती है, लेकिन अब हरियाणा में जिस प्रकार की चुनावी बिसात बीत चुकी है, तमाम तरह से अंतर विरोधों को एक तरफा दिखाने की जो कोशिश थी, उन कोशिशों पर भी पर्दा पड़ गया है। उसके बाद हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की मुसीबत न सिर्फ 8 अक्टूबर को बढ़ाएगा, न सिर्फ 5 अक्टूबर को बढ़ाएगा, बल्कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सत्ता की मुसीबत अपने मुद्दों के साथ बढ़ाने जा रहा है। और उन सब की एक शानदार अभिव्यक्ति, बेहद शानदार अभिव्यक्ति आज राहुल गांधी की यात्रा के साथ देखने को मिली है। जिस तरह का जनसैलाब उमड़ रहा था, जिस तरह से नौजवान, महिला, किसान सभी उस सभा में दिख रहे थे, अब कम से कम गोदी मीडिया के कोई एंकर या एंकरनी उस स्थिति में नहीं है कि वो ऑन कैमरा ये कह दें और वो जब टीवी पर चल जाए तो माफी मांगने लगे सोशल मीडिया साइट्स पर आकर और ये कह दे, खासकर किसी दूसरी पार्टी के युवा नेता के बारे में, ये शिवसेना का राहुल गांधी साबित होगा। आज वो कहने की स्थिति में कोई एंकरनी नहीं है, कोई गोदी मीडिया नहीं है, बल्कि इन सब से आगे जाकर देखें तो वो तथाकथित ईमानदार पत्रकारों की टोली, जिन्हें अखिलेश यादव ने एक ईमानदार पत्रकार के रूप में कभी चिन्हित किया था, वो टोली भी आज की तारीख में वास्तविकता को स्वीकार करती दिख रही है। दरअसल हरियाणा में बीजेपी को सत्ता तक लेकर कौन आया था? हरियाणा में 2014 में भाजपा की सरकार बनी थी तो किसके बूते बनी थी? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो जीटी रोड की 21 सीटों के भरोसे बनी थी, जहां 2014 में कांग्रेस पार्टी का खाता नहीं खुला था। 2019 में भाजपा का बहुमत खत्म हो गया और उसे चौटाला की पार्टी जननायक जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनानी पड़ी। तो नौबत कहां से आई? क्योंकि वहां पर 9 सीटों की सेंधमारी कांग्रेस पार्टी ने 2019 में कर ली थी। और अब जीटी रोड, जिस पर कील कांटे हुए किसान आंदोलन के दरमियान उग गए थे, हरियाणा की सरजमीन पर, वो सरजमीन जो इस देश के लोगों को गेहूं और चावल खिलाने में सबसे आगे रहती है। खेतों की फसल को लेकर जब किसान दिल्ली मार्च की तैयारी में थे तो खेतों में फसल उगे ना उगे, सड़कों में कील कांटे, लोहे के कील जादुई तरीके से उग गए थे। हरियाणा ने उसे बर्दाश्त नहीं किया। हरियाणा ने उस पूरे मिजाज को बदलने का फैसला किया, चाहे महिला पहलवानों का आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर रहा हो या किसान आंदोलन रहा हो, सर्वखाप पंचायत उनके पक्ष में थी। लेकिन आज राहुल गांधी जब निकले तो मंच से एक बड़ी अजीबोगरीब तस्वीर देखने को मिली। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हुडा और शैलजा मंच पर प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी के साथ बिल्कुल अगल बगल खड़े होकर हाथ थामे दिखे, एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए दिखे। और जिस तरह से वहां 36 बनाम 1 यानी जाट बनाम गैर जाट बनाने की कोशिश चल रही थी, हरियाणा से जो संकेत मिल रहे हैं, उस पूरी मंशा पर जिस ढंग से पानी फिरता दिख रहा है, उस पानी फिरने वाली मंशा के दौर में जब यह रिपोर्ट आ जाती है कि इस देश में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे नौजवानों में है, पढ़े लिखे लोगों में बेरोजगारी की दर जो वर्ष 2000 में यानी आज से 24 साल पहले
ये बेरोजगारी की दर जो 35.2% थी, 35.2%, वो बेरोजगारी की दर 2022 आते आते 65.7% पहुंच गई। यानी पढ़े लिखे नौजवान देश के कुल बेरोजगारों में 2 साल पहले ही आज से 65% के करीब है। और आज की तारीख में बात करें तो यह आंकड़ा 80% के ऊपर जा रहा है। आप दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके में जाएं, वनडे एग्जाम की तैयारी करने वाले जो बैंक पीओ, जो एसएससी की वैकेंसी होती है, जो दिल्ली पुलिस और राज्य पुलिस की वैकेंसी होती है, जो टीचर की वैकेंसी होती है, इन सब की तैयारी करने वाले नौजवान, जो ज्यादातर ये सारे जॉब बैंक पीओ से लेकर टीचर तक, पुलिस तक, लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग परिवारों के बच्चों के ड्रीम जॉब हुआ करती है, उन सब की तैयारी करने वाले नौजवान कम से कम मिनिमम ग्रेजुएट या डिप्लोमा डिग्री धारी तो जरूर है। और उनमें बेरोजगारी की दर जब इतनी ज्यादा होगी, अग्निवीर का मुद्दा होगा, तो राहुल गांधी नौजवानों को क्यों पसंद आ रहे हैं? एमएसपी गारंटी की बात करने वाले राहुल गांधी किसानों को क्यों पसंद आ रहे हैं? और विनेश फोगाट के कांग्रेस पार्टी के साथ मंच साझा करने और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर चलने की वजह से महिलाओं को क्यों पसंद आ रहे हैं राहुल गांधी? महिला वोटर्स को क्यों राहुल गांधी पसंद आ रहे हैं? ये सारी बातें अब साफ साफ दिखाई दे रही है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को कम से कम चुनावी तौर पर तो एकजुट कर ही दिया है। राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की छवि बनाई गई। आज वही राहुल गांधी इस देश के इकलौते नेता के रूप में दिख रहे हैं जो सीधे सीधे इस देश के अडानी जैसे लोगों पर, इस देश में जिनका वेल्थ बढ़ता चला गया, जिनकी अकूत संपदा बढ़ती चली गई, उन सब के ऊपर राहुल गांधी लगातार बोलते रहे। आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे थे। हरियाणा में जो 36 बनाम 1 की बाइनरी खड़ी करने, जाट बनाम नॉन जाट की राजनीति करने की जो कोशिश हुई, आज राहुल गांधी का बयान बहुतों को सुकून देने वाला था, तो बहुतों की चिंताएं भी बढ़ाने वाला था। खासकर विपक्ष की चिंता, कांग्रेस के विरोध में खड़े दलों की चिंता, एनडीए की चिंता और बीजेपी की चिंता। कारण क्या है? राहुल गांधी ने साफ कहा कि सभी जाति धर्म के लोगों को सरकारी नौकरियां मिलेंगी। जी हां, सरकारी नौकरियां हरियाणा में कितना बड़ा मुद्दा है। शायद ही कोई घर होगा जिस घर का नौजवान सरकारी नौकरियों के लिए परीक्षा की तैयारी नहीं करता है। उस राज्य के लिए जिस तरह की बाइनरी खड़ी करने की कोशिश की जा रही है, उस पर कितना बड़ा कुठाराघात किया है, उसका अंदाजा 5 तारीख की वोटिंग के बाद लगेगा, खासकर 8 अक्टूबर को लगेगा। जीटी रोड इलाके में, बीजेपी के गढ़ में किसने सोचा था कि इतनी बड़ी सफलता राहुल गांधी की हरियाणा विजय संकल्प यात्रा को मिलेगी? किसने सोचा था कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, शैलजा, सब लोग जब मंच पर मौजूद होंगे, उस परिस्थिति में एकजुटता का संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी, जो अंदर से बिखरी हुई लोग मान रहे हैं, उस बिखरी हुई पार्टी के ऊपर किस तरह से जाएगा? हालांकि कांग्रेस पार्टी में भी अंदर से बिखराव की खबरें आई, लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 साल से सत्ता में बाहर है और जो वोटर का मिजाज है उस बिखराव पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। एकजुटता का संदेश आज दिया गया। दरअसल पूरी कवायद जिस नैरेटिव में बांधकर भारतीय जनता पार्टी करती रही है, वो नैरेटिव ही अब पिटता नजर आ रहा है। अब उसकी उम्र सीमा पूरी हो गई लगती है। आखिर कांग्रेस पार्टी की सफलता का राज क्या था? 2-3 बड़े मुद्दे थे। बीजेपी की सफलता का क्या राज था? उसके भी 2-3 बड़े मुद्दे थे। कांग्रेस पार्टी पहले इस देश में सभी धर्म वर्गों को लेकर के चलने वाली पार्टी मानी जाती थी। इस देश में आम आदमी के मिजाज को लेकर पढ़ने वाली, राजनीति करने वाली पार्टी मानी जाती थी। और इस देश में सर्वधर्म समभाव को लेकर और खास करके न्याय के साथ विकास वाला जो नैरेटिव है, उसको कांग्रेस ने शुरुआती दौर में ढोया भी था। बाद के दौर में वो ढांचा थोड़ा बिखरा, जिससे कांग्रेस पार्टी जनता जनार्दन से दूर होने लगी। लेकिन इसके ठीक उलट भारतीय जनता पार्टी कैसे सत्ता में आई थी, उसके भी 2-3 कारण है। बीजेपी की मजबूती के जो 2-3 कारण है, उसमें बड़ा कारण क्या है? बड़ा कारण यह था कि भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफ हिंदुत्व और उस हिंदुत्व के साथ राष्ट्रवाद को जोड़ा, और तीसरी तरफ मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने वाला जो जमात है, उनको किसी न किसी रूप में कटघरे में खड़ा करने के लिए एक प्रोपेगेंडा मशीनरी की तरह, एक हल्ला बोल टाइप
प्रवक्ताओं की फौज टेलीविजन पर खड़ी करके कंसेंट मैन्युफैक्चरिंग की एक पूरी जमात, जिसका दूसरा सिरा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया फॉरवर्ड के रूप में भी दिखता था। क्या कहा गया था मनमोहन सिंह को? मनमोहन सिंह चुप रहते थे, विद्वान आदमी थे, कम पढ़े लिखे आदमी है, विद्वान आदमी है, क्या कहा जाता था उनको? ये मौन रहते हैं, इशारों पर चलते हैं। जरा उस दौर की जीडीपी आंकड़ों को देखिए। और दूसरा, राहुल गांधी की छवि को कभी पप्पू बताकर, कभी कुछ करके, कभी कुछ करके, प्रधानमंत्री ने तो बालक बुद्धि तक कहा। इस तरह से करने की कोशिशें हुई। और आज जब छवि आई, एक अलग तरह की छवि, कि राहुल गांधी का काफिला हरियाणा में निकल रहा है और उसके बगल में बाइक पर चल रहा है एक व्यक्ति, हाथ में लाठी लेकर, लठ लेकर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। उस सीन को देख करके जो कल्पना हो रही थी कि काश ये परिस्थितियां इस तरह से लाठी लेकर के कोई नरेंद्र मोदी के काफिले के साथ चल रहा होता, तो कहीं उस तरह की बात तो नहीं आ जाती कि अपने मुख्यमंत्री से कह देना कि मैं वापस लौट आया, सकुशल वापस लौट आया। नेता का जज्बा और नेता का मिजाज और नेता का निडर होना, ये सारी बातें पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाती है। लेकिन इन सब से ऊपर बढ़कर देखें तो इस देश का पहला चुनाव पिछले 11 साल में हरियाणा का चुनाव बन चुका है, जिस चुनाव में नरेंद्र मोदी मुद्दा ही नहीं है। क्या आपने कहीं देखा कि हरियाणा के लोगों ने नरेंद्र मोदी की सभाओं को बहुत गंभीरता से लिया है? या पूरे देश में भी नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में जाकर क्या कहा उसको गंभीरता से लिया है? अन्यथा नरेंद्र मोदी के जिस किसी भाषण को आप देखें पिछले 11 साल में, कोई भी चुनाव हो, दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो, 2013 का, मध्य प्रदेश झारखंड का चुनाव हो, छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, राजस्थान का हो, बंगाल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो, हर जगह देख सकते हैं, महाराष्ट्र का चुनाव हो या लोकसभा के 3 चुनाव हो, 14, 19 और 24, हर जगह चाहे भारतीय जनता पार्टी की कहीं जीत हुई हो या भारतीय जनता पार्टी की कहीं हार हुई हो, नरेंद्र मोदी एक फैक्टर, एक महत्वपूर्ण मुद्दा जरूर रहे। आज की तारीख में हरियाणा चुनाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि नरेंद्र मोदी की कहीं चर्चा तक नहीं हो रही। जनता नरेंद्र मोदी को प्रशंसा या आलोचना दोनों ही करने के दायरे से करीब करीब बाहर कर चुकी है। और जब यह स्थिति हरियाणा ने पैदा कर दी कि नरेंद्र मोदी को एकदम से पूरी तरह से खारिज करने जैसी स्थिति आ गई कि मोदी फैक्टर नाम की कोई चीज ही नहीं है हरियाणा में, तो राहुल गांधी उस दौर में जब मुद्दा बनते नजर आए, जनता के मुद्दों के साथ जुड़कर जोड़ते हुए खुद को नजर आए, कांग्रेस पार्टी को, बिखरी हुई पार्टी जिसे प्रचारित किया जाता था, उसे एकजुट करते हुए नजर आए, तो इन सब के बीच जनता जो बदलाव के लिए तैयार दिख रही है, फिर उसके बीच जो बाइनरी बनाने की कोशिश थी कि सैलिया का मुद्दा खड़ा किया जाए ताकि दलित और जाट को आमने सामने खड़ा किया जाए, वो भी फेल हो गया। सर्वखाप पंचायत की एकजुटता की वजह से जाट वर्सेस नॉन जाट भी फेल हो गया, जाट वर्सेस दलित भी फेल हो गया। और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो बेरोजगारी और किसानी के मुद्दे ने बहुत हद तक इस देश के अंदर किसानों के मुद्दे को और नौजवानों के मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा कर दिया। आज हरियाणा में जीटी रोड पर बीजेपी का जो सक्सेस था पिछली बार, जो सफलता दर थी, उसके पीछे का कारण क्या था? कारण यह था कि जीटी रोड पर जो बिजनेस व्यवसाय करने वाले लोग, जो दोनों तरफ जो बसावट थी, चाहे पंजाबी लोगों की हो या नॉन जाट लोगों की हो, उनमें से कुछ लोग, एक बड़ा तबका जो कृषि कार्यों से दूर गैर कृषि कार्यों में, व्यवसाय और दूसरे इलाकों में था, दूसरे क्षेत्रों में था, उसने भारतीय जनता पार्टी से एक सीधी नजदीकियां अपनी जोड़ी थी। कहा जाता था कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी है, एक जमाने में जनसंघ को और बीजेपी को कहा जाता था। लेकिन जब उन्हें लगा कि ये ब्राह्मण बनियों की पार्टी नहीं है, और बनियों की पार्टी तो कतई नहीं है, क्योंकि इस देश में ज्यादातर लोग जो छोटे खुदरा व्यवसायी हैं, क्या हालत हो गई है जीएसटी के बाद, और किस ढंग से व्यवसाय के नाम पर इस देश के चंद अमीर घरानों के हितों का संरक्षण किया जा रहा है, उसका सीधा कुठाराघात छोटे व्यवसायियों के पेट पर पड़ रहा था। और ये सारे तबके अपनी चेतना को जब ये स्थिति देखने की तरफ पहुंचते हैं कि 10 सालों में मिला क्या, डबल इंजन की सरकार में मिला क्या, तो आम लोग जो ऑफ द रिकॉर्ड हम पत्रकारों से हरियाणा में कहते हैं, इनसे तो कांग्रेस ही ठीक थी। ये धारणा जो 2019 के विधानसभा चुनाव में दिखी थी कि कांग्रेस ही ठीक थी, अब कांग्रेस ही ठीक है,
यहां तक आकर इस चुनाव में खड़ी होती दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक नहीं कि सांप्रदायिकता की बयार बहाने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं कि सामुदायिक विभाजन खड़ा करने की कोशिश की गई, इसमें कोई शक नहीं कि जनता के मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए किसी दूसरे तरह की कोशिशें की गई कि विपक्षी पार्टी में, कांग्रेस में कई सारे सीएम के दावेदार हैं, लेकिन जनता इससे भटकी नहीं। राहुल गांधी अभी 3 दिन और 1, 2 और 3 अक्टूबर हरियाणा में रहेंगे, विजय संकल्प यात्रा करेंगे और उस यात्रा के बाद जिस तरह की कवायद हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी करती हुई दिखाई दे रही है, उन सब को के ऊपर सफलता अंततः किसको मिली। 3 तारीख की शाम को प्रचार खत्म हो जाएगा, सफलता किसके खाते में जा रही है, इसके लिए 5 तारीख की वोटिंग और 8 तारीख की काउंटिंग का इंतजार करना होगा। लेकिन सफलता किसके लिए? कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, मोदी के लिए, राहुल के लिए, हुडा के लिए, नायब सैनी के लिए, खट्टर के लिए या शैलजा के लिए? दरअसल सफलता आज की तारीख में हरियाणा में या असफलता, यह पूरी तरह से किसके हाथ में है, किसके लिए है? बेरोजगार नौजवान, अग्निवीर की तैयारी कर रहे लोग जो परमानेंट जॉब चाहते हैं उनके लिए, सरकारी भर्तियों को लेकर के जो जागरूक नौजवान हैं उनके लिए, एमएसपी गारंटी और स्वामीनाथन फॉर्मूला मांग रहे किसानों के लिए, महिला पहलवानों के लिए, और कुल मिलाकर हरियाणा की जमीन को लेकर जो लैंड एक्विजिशन का मुद्दा कुछ इलाकों में बना हुआ है, उन सब के लिए कि आखिर क्या हरियाणा सिर्फ इस देश में दिल्ली में बढ़ रही आबादी की जरूरतों को हरियाणा में शिफ्ट करने के लिए, अर्बनाइजेशन के प्रोसेस के विस्तार देने के लिए बिल्डर और भूमाफियाओं के हाथ का खिलौना बनकर रहेगा, या आम लोगों के अपने राइट्स भी हैं? यह भी एक बड़ा मुद्दा है। और इन सारे राइट्स और अधिकारों के बीच जब जन जागरूकता वोटर्स के मिजाज को नए सिरे से प्रभावित करने लगती है, तो उस नए सिरे का एक सिरा बेरोजगारी से, दूसरा महंगाई से, तीसरा सुरक्षा से और चौथा आर्थिक सुरक्षा से जब जाकर जुड़ जाता है, तो फिर सत्ता में परिवर्तन अवश्यंभावी हो जाता है। लोकतंत्र के लिए जो परिवर्तन एक आवश्यक शर्त माना जाता है कि समय समय पर परिवर्तन होते रहना चाहिए, उस परिवर्तन की बुनियाद खड़ी हो जाती है। और उस बुनियाद को देखने की कोशिश करनी है तो 8 अक्टूबर को हरियाणा देखिए। राहुल गांधी ने अपनी तरफ से जो कोशिशें की है, जो बिसात बिछाई है, दरअसल उस बिसात को जनता काफी पहले बिछा चुकी थी। राहुल गांधी ने तो सिर्फ फिनिशिंग टच देने की कोशिश की है, सिर्फ एक फाइनल पंच लगाने की, फाइनल चुनावी पंच लगाने की कोशिश की है। और इसी पंच के इर्द गिर्द हरियाणा का चुनाव सिमटता हुआ जा रहा है। देखते जाइए किस दिशा में हरियाणा जाता है और किस तरह से 8 अक्टूबर की तारीख दिल्ली की सत्ता के हुक्मरानों को चिंतित करती है या खुश करती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।